हेलो, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं वापस से वीकेंड प्रैक्टिस सेशन 2। ठीक है, आपको पता है ये क्लास हर सैटरडे को आती है। ठीक है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। मैंने पहले जो स्लाइड बनाई थी वो स्लाइड थोड़ी रंगीन थी और यहाँ पर चाहिए था ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, तो फिर मैं उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि हम इन क्लासों में पीवाईक्यूज ही क्यों देखते हैं, पीवाईक्यूज पर ही इतने जितने भी टीचर्स हैं वो इतना फोकस क्यों करते हैं। बिकॉज पीवाईक्यूज जितने भी हैं उन सभी पीवाईक्यूज को अगर आप ले लें तो आपके सारे के सारे रूल्स उनमें आ चुके हैं, यानी उससे बाहर कोई नई चीज तो आती नहीं है। यानी जब हम पीवाईक्यूज को देखते हैं तो हमारी प्रिपरेशन लिमिटेड हो जाती है, कंसाइज हो जाती है, शॉर्ट और क्विक हो जाती है उसके लिए। दूसरी बात, जब आप पीवाईक्यूज को सोल्व करते हैं और चारों ऑप्शंस को आप एनालाइज करते हो तो उन चारों ऑप्शंस में से चारों ऑप्शन में आपको कोई ना कोई ग्रामेटिकल रूल देखने को मिलता है और उसकी वजह से आपका पूरा ग्रामर जो है वो रिवाइज हो जाता है। सो दैट इज द थिंग कि पीवाईक्यू इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इसीलिए हम पीवाईक्यूज को देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें ग्रामर के कंसेप्ट पता है या ना पता है, डू नॉट वरी, हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से और बहुत इजी वे में, फ्रेंडली वे में समझाता हूं मैं। ठीक है, तो नथिंग टू वरी। ठीक है, चलो, नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अभी हम देखेंगे एनडीए की पीवाईक्यूज, उसके बाद हम देखेंगे सीडीएस की पीवाईक्यूज और इसमें मैंने कुछ बैंक के अच्छे क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं तो वो भी हम देखेंगे। देखो, चलिए तो शुरू करते हैं। दिस बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आया है। कंप्राइजेस, एस वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, एस फॉर सिंगुलर वर्ब। नाउ दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस व्हाट? ठीक है, कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है कि इस बिल्डिंग में ये चीजें शामिल है, समझ गए। और कंप्राइज के बाद कभी ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कंप्राइज ऑफ का मतलब है ना, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस व्हाट? दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड बेसमेंट। समझ में आया? ये मतलब इस बिल्डिंग में ये चीजें शामिल है ऐसा। कंप्राइजेस ना लगाओ आप तो आप कंसिस्ट ऑफ भी कह सकते हो, लेकिन आप कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं लगा सकते बिकॉज कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। यहां पर ऑफ पहले से ही शामिल है कंप्राइजेस के अंदर। समझ गए ना? सिंपल सी बात थी, प्यारी सी बात, आपको समझ आई होगी, आई होप एंड आई कैन ओनली होप। ठीक है, तो देख लीजिए आप फटाफट से। यहां पर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एरर हमने फाइंड आउट कर लिया बहुत ही इजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंगली। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट? लुक फॉरवर्ड कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो उनके बाद क्या लेते हैं? जिरंड लेते हैं। अब ये भैया जिरंड क्या होता है? जिरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो उसे कहते हैं जिरंड। कैसे याद रखोगे? एन फोर, देखो जिरंड में भी एन आया है और नाउन में भी एन आता है। ठीक है, तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे उसे कहते हैं जिरंड। किस तरीके से? देखो यहां पर देखो, जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब जो है ना, एक वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है, एक वर्ब जो है वो वर्ब का काम तो करती ही है और एक वर्ब जो है वो नाउन का भी काम कर सकती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है, ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई सबमिटेड माय completed paper to the teacher, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सबमिट कर दिया था। क्या सबमिट कर दिया था? मेरा पेपर सबमिट कर दिया था टीचर को। कौन सा पेपर? पेपर नाउन है ना, कौन सा पेपर? कंप्लीटेड पेपर, जो मैं कंप्लीट कर चुका था। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के आगे लगकर उसको मॉडिफाई कर रही है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रही है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। तो दो ही चीजें होती हैं, पार्टिसिपल और जिरंड। तो पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है,
जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब का काम करे या फिर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे कहते हैं पार्टिसिपल। समझ में आया? और जिरंड जो मैं आपसे बात कर रहा था, जिरंड का मतलब क्या होता है? नाउन। जब वर्ब का फॉर्म नाउन की तरह काम करे। जैसे अगर मैं कहूं कि आई सा अ रनिंग हॉर्स, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। आई सा अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। कैसा घोड़ा? दौड़ता हुआ घोड़ा। यानी यहां भी आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो क्या है? जिरंड है? नहीं, ये क्या है? पार्टिसिपल है। समझ गए? अच्छा, तो फिर मैं जो जिरंड का बता रहा था वो बताता हूं। देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि सिंगिंग इज अ गुड हॉबी, अगर मैं कहूं सिंगिंग इज ए गुड हॉबी, अब यहां जो इज है ना भैया, वो क्या है? वर्ब है। और वर्ब किसके लिए आती है? सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। यानी यहां की आपका जो यही है ना, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यही तो है। और यानी यहां पर ये जो आईएनजी फॉर्म है ये नाउन का काम कर रही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रही है। समझ गए? तो आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम कर सकती है। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म जो है सिंगिंग, वो क्या है? वो है जिरंड, क्योंकि ये नाउन का काम कर रही है। एन फॉर नाउन, एन फॉर जिरंड। समझ में आया? कितना इजी था ना? कितना इजी था, बहुत कतई आसान। अब चलो वापस से चलते हैं। देखो, हम यहां थे तो मैं कह रहा था आपको कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा यहां पर वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए नाउन। सो इट शुड बी मीटिंग। ठीक है? टू के बाद हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए नाउन। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करता है। सिंपल। आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट? लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने के का सोच रहा हूं। ऐसे कुछ और फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, यानी वो पीने का आदी है, उसे आदत है पीने की। अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग। ठीक है? एक होता है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड यानी भी आदत होना। एडिक्टेड टू व्हाट? एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वहां पर ये सारी चीजें यूज होती है। समझ गए? तो ये जो फ्रेज है ना, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, नाउन आती है। ठीक है? आई एम एडिक्टेड टू व्हाट? आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। ही इज एडिक्टेड टू व्हाट? ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। इस तरीके से ये चीजें काम करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी ये जो क्वेश्चन था वो परफेक्टली सोल्व हो चुका है ना? आपको ये चीज समझ में आ गई है। नंबर 2 में आपका आंसर होगा यहां पर 2 के बाद मीटिंग चाहिए हमें। ठीक है? बी में एरर है। नंबर 3 देखो, आई कैन नॉट कोप अप विथ। कोप विथ होता है। ठीक है? इट इज परफेक्टली फाइन। कोप अप विथ नहीं होता। कोप अप विथ नहीं होता है। ठीक है? कोप विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को झेलना, टॉलरेट करना, सहन करना। ठीक है? तो कोप विथ होता है। यहां पर ये वाला गड़बड़ है, ये प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आई कैन नॉट कोप विथ दिस प्रेशर, मानी मैं इस प्रेशर को और नहीं झेल सकता, ऐसा ये कहना चाहता है। तो यहां पर अप रिक्वायर्ड नहीं है। समझ गए? जो सही फ्रेज होता है वो क्या होता है? कोप विथ। सिंपल है। नंबर 4 देखो, देखो, आई केम टू दिस प्लेस। केम सेकंड फॉर्म है ना? कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। कम, केम, कम, यही होता है ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। V1, V2, V3। और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पता है आपको। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। मैं यहां पर आया कैसे? चलकर आया। आप ऐसा कहना चाहते हो ना कि मैं यहां पर चलकर आया, ट्रेन से नहीं आया। तो जब आप कहोगे कि मैं चलकर आया तो आप बाय वॉक नहीं कहते हो, आप कहते हो ऑन फुट, है ना? और ये कितना इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैदल कहीं जा रहे हो तो आप कहते हो ऑन फुट।
यही कहते हो ना। अगर आप किसी सार्वजनिक मीडियम से, जैसे ट्रेन में, बस में जा रहे हो, तो आप बाय लगाते हो, ठीक है, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, वगैरह वगैरह। और अगर आप किसी बंद छोटे वाहन में जा रहे हो, किसी के प्राइवेट छोटे बंद वाहन में, जैसे कि कार में जा रहे हो ना आप, अगर आप कार, ये तो ट्रक बन गया क्या ये तो कुछ भी नहीं बना, चलो यहां पर थोड़ा सा, ये बन गया ट्रक, तो ट्रक नहीं, कार, कार की बात करते हैं, कार ऐसे ही बनती है ना कार, ये तो वैन बन गई, चलो ठीक है, जो भी। तो जब आप किसी प्राइवेट वाहन में जा रहे हो ना, जो बंद वाहन है, तो आप वहां पर इन लगाते हो। आई वेंट देयर इन मिस्टर मेहताज कार, इन द कार। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये बहुत बार रिपीट होती रही है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन तो हो ही गया, देखो, है ना, ऑन फुट होगा यहां पर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वॉट इज योर नेम? अगर मैं आपसे कहूं कि वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो मैंने यहां पर इज क्यों लगाया? क्योंकि जो वॉट है वो सिंगुलरिटी को शो करता है ना। आपका नाम क्या है तो आप बताओगे ना कि व्हाट इज योर फेवरेट गेम। अगर मैं बोलूं आपका फेवरेट गेम क्या है, ठीक है, कौन सा है, तो आप बताओगे। यानी वोट का जो भी आंसर होगा वो सिंगुलर होगा। पहली बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखोगे ना, वोट इज, तो वोट के बाद इज आएगा, तो आपको पता है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होता है, बाय योर वॉच होता है। तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम है, वैसे मैंने कोई घड़ी नहीं पहनी है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय आता है जब आप वॉच की बात करते हो, तो यहां पर प्रीपोजिशन का एरर है। आप देख पा रहे हो कितने सारे प्रीपोजिशन के एरर हैं, ठीक है। नंबर 6 देखो, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरी ड्रेस की जो कीमत है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज क्यों आया? क्योंकि प्राइस की बात हो रही है। तो प्राइस कैसा है, सिंगुलर नाउन है ना। ये देखो, ये जो वर्ब है वो इसके लिए आई है, क्यों? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ड्रेस हो गया, नाउन, ठीक है। और इसी नाउन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है माई, तो ये तो एक पेयर है ना। यानी ये जो वर्ब आई है वो किसको, उसका सब्जेक्ट कौन है? प्राइस। और प्राइस सिंगुलर सब्जेक्ट होती है क्योंकि प्राइस अनकाउंटेबल होती है ना, सिंपल। तो और सारे अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो द प्राइस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। अब ये बात करते हैं योर्स, यहां पर क्या है, योर्स को क्या बोलते हैं पता है आपको? योर्स का मतलब क्या होता है? योर्स मतलब तुम्हारा। लेकिन जैसे अगर मैं कहूं कि मान लो कि आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमने गए, है ना, मतलब आपके स्कूल के पास से जा रहे हो, आपका स्कूल अलग है, आपके फ्रेंड का स्कूल अलग है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड दूर से देख के बोल रहा है कि दैट इज माई स्कूल एंड दैट इज योर्स। तो योर्स का मतलब क्या हो गया वहां पर? योर स्कूल। जब उसने कहा कि दैट इज माई स्कूल एंड दैट इज योर्स, यानी उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि दैट इज योर स्कूल। यानी आप इस सिंगल वर्ड में इन दो वर्ड्स को ले सकते हो। तो यहां पर ये क्या है? ये नाउन है, और यहां पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव और एक नाउन दोनों मिलाकर बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ये जो योर्स है ना, माइन, देयर्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है जी। समझ में आया आपको? यस। तो ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान से देख रखिएगा, है ना, लिख लीजिएगा इसको प्लीज। ये जितनी भी चीजें आप यहां सीखते हो नहीं, उनको लिख लिया करो, ठीक है, वेरी वेरी बेनिफिशियल। चलिए, तो नंबर 6 में देखो, द प्राइस ऑफ योर माई ड्रेस, मेरी ड्रेस की जो कीमत है, इज हायर देन दैट ऑफ यानी द प्राइस ऑफ। तो द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन द प्राइस ऑफ योर्स यानी योर ड्रेस। तो परफेक्टली फाइन, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नंबर 7, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज। गलत है। क्यों गलत है? यहां पर आया है हैव। मेरे फ्रेंड की डॉटर इन लॉज, यहां पर हैव आया है ना, प्लूरल वर्ब है ना। प्लूरल वर्ब किसके लिए आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहां पर ये जो कंपाउंड नाउन होता है, दो चीजें ध्यान से समझना। जब भी आपको कंपाउंड नाउन जैसे कि डॉटर इन लॉ, ठीक है, जब आपको कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना है तो आप मेन
जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, मेन जो नाउन है, उसके पीछे आप एस लगाते हो, ठीक है, लास्ट में नहीं लगाते आप एस, समझ गए? लास्ट में एस आप उस वक्त लगाते हो जब आप पोजीशन दिखाते हो, अधिकार दिखाते हो। किस तरीके से? इस तरीके से, डॉटर, इसको हटाओ, डॉटर इन लॉ। सो अगर आप कहो कि दिस इज माई डॉटर इन लॉज हाउस, अगर आप ऐसा पोजीशन दिखाते हो ना, तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। कभी भी आप ये तो हम कभी भी आप नहीं लगाते, ध्यान से समझना। तो क्योंकि यहां पर वर्ब प्लूरल है और इसके लिए आपको सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए ना, तभी तो वर्ब प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली डॉटर इन लॉज नहीं होगा, डॉटर्स इन लॉ होगा, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ, समझ गए? तो पार्ट बी में एरर था। नंबर 8, अब देखो बात यह है कि मैंने यहां देख के यहां सही किया, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जितने भी रूल्स आप सीखेंगे यहां पर, या फिर आपके जितने भी रूल्स आपने अपनी क्लासेस में कहीं भी सीखे होंगे, वो सारे रूल्स यहां रिवाइज होंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब एरर जो है ना, मेरा बेसिकली कहने का मतलब एरर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप जब पढ़ोगे तो आपने वही रूल मतलब रीड किए होंगे, तो वो आप एरर फाइंड आउट आसानी से कर लोगे, देखते ही आपको एरर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप इंटरमीडिएट हैं, है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं बस, थोड़े से, ज्यादा नहीं दौड़ाना है, थोड़े दौड़ाने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि देखो, ज्यादा घोड़े दौड़ाते हैं तो फिर उससे क्या लफड़ा पड़ जाता है, ठीक है। ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आपकी जो भी फेवरेट बुक हो, कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री की बुक हो, है ना, वेबसाइट हो, वहां से कुछ भी पढ़ लो आर्टिकल डेली का, ठीक है। वहां जो आपने नए चीजें सीखी उनको लिख लो, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं वीकेंड वाली, इनको देखते रहो, इनमें मैं सारे के सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सीडीएस फर्स्ट और एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है, समझ गए ना आप? तो आपको लोड नहीं लेना है, बस आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, क्योंकि कंटिन्यूटी ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है जी। तो यहां पर एरर यहां पर था। नंबर 8 में चलते हैं और आगे चलते हैं। आई प्रीफर सी फूड, प्रीफर, प्रीफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब के बाद देन नहीं आता है, क्या आता है? टू आता है, ठीक है। इट इज द very very important rule for your CDS, NDA, SSC and all other examinations wherever English is asked, जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से रखना, ठीक है। मैंने जो बोला उनको वापस से लिख लो। जूनियर, ठीक है, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर यानी बड़ा, इंफीरियर यानी छोटा, ठीक है। जितने भी ये हैं इनके बाद क्या आता है? देन नहीं आता, टू आता है। अच्छा, एक चीज और, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एल्डर और एक होता है ओल्डर। दोनों में क्या डिफरेंस है? एल्डर वहां आता है, एल्डर का मतलब भी बड़ा, ओल्डर का मतलब भी बड़ा, लेकिन एल्डर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पर्संस के लिए यूज किया जाता है, और ओल्डर जो है वो पर्संस के लिए भी यूज किया जाता है, और थिंग्स के लिए भी, चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और एक और चीज, एल्डर के बाद हमेशा टू आता है और ओल्डर के बाद हमेशा देन आता है। और एक और चीज, ओल्डर आता है सौतेले रिश्तों में, एल्डर आता है सगे रिश्तों में। अगर आपका कोई बड़ा भाई है, आपसे सगा बड़ा भाई है ना, दोनों आप एक ही माँ बाप के बेटे हैं, मतलब, ठीक है, समझ गए ना, तो वहां पर आप एल्डर लगाओगे, आप क्या कहोगे? ही इज एल्डर टू मी, ठीक है। और अगर आपका कोई काका बाबा का लड़का है तो आप क्या बोलोगे? ही इज ओल्डर देन मी। समझ में आया? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल, इसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर, तो यहां पर क्या गड़बड़ था? यहां पर गड़बड़ ये था, यहां पर टू आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि प्रीफर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के बाद हमेशा टू आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वी वर डिस्कसिंग अबाउट नहीं होता है, वी वर डिस्कसिंग
डिस्कसिंग मतलब टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बात करना, यानी डिस्कसिंग के अंदर ही अबाउट पहले से शामिल है ना, क्योंकि डिस्कसिंग का मतलब क्या होता है, टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो दोबारा अबाउट आप नहीं लगाओगे, आप क्या कहोगे, वी वर डिस्कसिंग द इशू, हम मैटर को, इशू को डिस्कस कर रहे थे। नंबर 10 देखो, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सही वाला क्या होता है, डिस्पोज ऑफ, सिर्फ OF आता है ना कि डबल F। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ समथिंग। ये भी अच्छा फ्रेज है, इसको भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। गेट रीड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से मुक्ति पाना। तो डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ, यानी शेल्फ से, शेल्फ में जितने भी गार्बेज रखे गए हैं, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, यानी उनको फेंक के आ जाओ, ठीक है। और डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल भी करना होता है। अगर मैं कहूं ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड हाउस, यानी उसने अपना जो पुराना घर था वो बेच डाला, ठीक है, ये मेरा मीनिंग है इसमें। समझ में आया आपको? चलिए, तो इनको मिटा देते हैं। तो फटाफट से, यहां पर गलती थी इसमें, यहां पर गलती थी, यहां पर ऑफ नहीं होगा, ऑफ होगा। नंबर 11, यू डोंट हैव अ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार होना, ठीक है, मतलब यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, जो जितने भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है ना, उनमें सिर्फ तुम्हारा ही एकाधिकार नहीं है। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स नहीं होगा, अदर पीपल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स, तभी तो बैठेगा रिलेवेंट, ठीक है। तो यू डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग, यानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा पर सिर्फ आपका ही एकाधिकार नहीं है, अदर पीपल भी, अदर पीपल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। अदर पीपल ऑल्सो भी नहीं आएगा ना यार, यहां पर तो टू दे रखा है ना, टू का मतलब ऑल्सो होता ही है, तो ऑल्सो भी नहीं आएगा, क्या आएगा, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, बस इतना ही आएगा, ठीक है। नंबर 12, इफ यू से, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, देखो फीट ऑफ क्ले एक आइडियम होता है, और फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल चीज, मिट्टी में आपके पांव भरे हुए हैं, ठीक है, सने हुए हैं मिट्टी में, है ना, यानी आपने अपनी गलतियां छुपा रखी है। मिट्टी के पांव भर गए, आपने ऊपर से मोजे पहन लिए और बाहर से सॉक्स शूज पहन लिए, और आप दिखा रहे हो यार परफेक्ट जेंटलमैन, बट नीचे तो आपके पांव गंदे हैं ना, यानी आपने गलती की हुई है, आपका फॉल्ट को आप छुपा रहे हो। तो फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है कि हिडन फॉल्ट्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि समवन को, किसी को, है ना, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज, समवन, है ना, के बाद इसकी वर्ब आई है, समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स, उनके, दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं प्रतीत हो रही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, CDS रगड़ा एप्लीकेशन अवेलेबल है आपका, क्या बोलते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पर भी, और प्ले स्टोर के साथ साथ, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या इसमें, तो क्या करूं, ये कर लूं, अब दिख रहा है, यस। तो CDS रगड़ा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर है, और आपका एप्पल ऐप स्टोर पर भी है, अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे मॉक्स, है ना, जो मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन किए हैं, वो आपको वहां मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश ही नहीं, ठीक है, बाकी जितने भी ग्रामेटिकल क्या बोलते हैं, आपके GS के पेपर्स होते हैं, GS का पेपर जो होता है उसके जितने भी कंसेप्ट है वो भी उसमें शामिल हैं। सारे के सारे मॉक्स आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, और मैं उनको रेगुलरली उनको अपडेट भी करते रहता हूं, ठीक है। और सॉल्यूशंस भी बहुत टू द पॉइंट होते हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूं ना, उसी तरीके का सॉल्यूशन वहां पर मिलता है, ठीक है। तो CDS रगड़ा एप्लीकेशन लोगो ये का यही आएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर, तो सीधा नाम लिखोगे और मिल जाएगा आपको। और ऐप स्टोर पर आप ना माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना, माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, माई इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करना। और उसके बाद मतलब एक जैसे वो हेट नहीं होती है, जब बंदे ग्रेजुएट होते हैं तो वो टोपी उछालते हैं, वो वैसी रेड कलर की हेट में लोगो आएगा,
उस लोगो को, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप कोड डालना UCGLIG, UCGLIG, ये कोड को एंटर करना और फिर उसके बाद आप CDS रेगडा एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलो तो ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। जो मुश्किल होगा वो आपको होमवर्क में मिलेगा ना, क्या बोलते हो? ये आसान वाला दें जैसा आप कहते हैं, ठीक है, आसान दे दूंगे। चलो ठीक है, तो यहां पर ना ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर ये देखो यार, अगर तुमने इसमें मुझे एरर बता दी ना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर तुमने इसमें मुझे एरर बता दी तो भैया बता दी फिर, ठीक है, सीख गए और क्या। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14, बता पाओगे? जल्दी से टिक करो। क्या होगा? वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि मैं इसको इसका सोल्यूशन मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो, अब तुम लगाओ। लगा लिया? मैं बताऊं? देखो यार, कंप्राइजिंग ऑफ नहीं होता है ना, कंप्राइज का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट्स ऑफ, तो यहां पर कंप्राइजिंग आएगा सिर्फ, ऑफ नहीं आता, ठीक है। नंबर 15, इन द 19th सेंचुरी, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, ज्यादातर जो स्कॉलर्स थे, मोस्ट प्लूरल है और इसके लिए, क्योंकि ये प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन है ना, तो इस प्लूरल नाउन के लिए ही एडजेक्टिव भी इसी प्रकार का आया है। तो इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड व्हाट, ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम नहीं आता है, स्टे क्लियर ऑफ द इंपीरियल गवर्नमेंट। इंपीरियल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि राजा की सरकार, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो जितने जो स्कॉलर रहते थे, मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना, वो उस सरकार से दूर रहते थे, मतलब राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा। तो स्टे क्लियर ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से जानबूझकर दूर रहना, लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहां पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ये एक और प्रीपोजिशन का एरर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डाले हैं, बहुत बढ़िया वाले। वैसे तो सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चंस, ये देखो बड़े ही कमाल के, बड़े ही तगड़े क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस में देखो आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट द एरर फ्री सेंटेंस। ये जितने भी सेंटेंस है, ABCD, चारों सेंटेंसेस आपको पढ़ने होते हैं, और इनमें से ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एरर नहीं है वो होता है राइट आंसर। और अगर सारे सेंटेंसेस में एरर है तो ऑप्शन नंबर डी लगाते हो आप, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो प्रश्न है, ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस के प्रश्न है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के। और ऐसा कहा जाता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन की जो इंग्लिश होती है वो बहुत टफ होती है। वो टफ इसलिए नहीं होती कि कुछ नए रूल्स पूछ लेंगे आपसे, नहीं, रूल्स वही हैं, बस कंटेंट ज्यादा दे दिया उन्होंने लिमिटेड टाइम के अंदर। टाइम मिलता है 2 मिनट का और आपके पास 4 क्वेश्चंस करने हैं, 1 2 3 4। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 स्पोर्टिंग एरर हो गए ना सीडीएस एनडी वालों के लिए, तो ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है ना ये, तो ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी हमारी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। रूल्स वो के वही हैं जो हम सीडीएस एनडी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम सोल्व करेंगे थोड़ी देर बाद, बहुत मजेदार। चलिए तो फिलहाल हम लौट चलते हैं। तो इसके पीछे वाला देख लिया था ना अपन ने, यस देख लिया था, तो आगे चलते हैं। यस, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। यस, नंबर 16 देखिए आप, ही बिगेन, सेकेंड फॉर्म यानी सेंटेंस पास्ट में चला। ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर नहीं होता है, पॉइंट आउट होता है। तो ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग आउट दैट मेन एंड वुमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। पॉइंट आउट करना यानी किसी चीज को हाईलाइट करना, ठीक है। तो यहां पर पॉइंटिंग ओवर नहीं आएगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, नंबर 17, दो ही इज पुअर, दो, ऑल्दो, ठीक है, और दो, जिस तरीके से नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है ना, ठीक है, नोट के बाद बट आता है ना, उसी तरीके से ऑल्दो और दो के बाद आता है येट। क्या आता है जी? येट आता है। और यहां पर अब तो आप बता ही पाओगे, बता दोगे ना, अब तो हिंट दे दिया मैंने, नहीं बताओगे क्या? दो ही इज पुअर,
येट ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, नंबर 18 देखो, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, माई मदर हैज बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एवरीथिंग फॉर द फैमिली, यानी मेरी मदर जो है वो बहुत पहले से पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और उसका रिलेवेंस अगर अभी भी है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हो, आपको पता है। ठीक है, तो मेरी मदर जो है ना हमेशा से करती आई है मेरी फैमिली के लिए, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, तो मेरी मदर जो है वो हमेशा से मेरी फैमिली के लिए करती आई है, अभी भी करती है, अभी भी कर रही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ग्रामेटिकली परफेक्टली, है ना। यस, साउंडफुल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नंबर 19। यस, नंबर 19 देखो, व्हेन लर्निंग टू डाइव, अरे यार क्या एरर है, पता चला क्या? पता चला कि नहीं चला, क्या एरर है? कितना सिंपल है? लर्निंग जो होता है वो होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है यहां पर, और ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहां पर तो 2+V1 आ गया, नहीं हो सकता, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन लर्निंग डाइविंग। समझ गए कि नहीं समझे? तो यहां पर डाइविंग होगा, तो यहां पर व्हेन लर्निंग व्हाट, लर्निंग डाइविंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन। ये पूरा साथ में ही होता है, इन बिटवीन यानी बीच बीच में, इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रेक लेते रहें, और जब भी आप डाइविंग करना सीख रहे हैं। तो व्हेन यू लर्निंग व्हाट, लर्निंग डाइविंग, तो आपको लर्निंग के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए सीधा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। ये वर्ब की फॉर्म जो है वो नाउन का काम कर सकती है, जब वर्ब की फॉर्म नाउन का काम करती है उसे क्या बोलते हैं, जिरंड बाबू। क्या बोलते हैं, जिरंड बाबू। चलिए नंबर 20 देखो, आई हैव द अपॉर्चुनिटी, आई हैव व्हाट, आई हैव द अपॉर्चुनिटी। किस बारे में अपॉर्चुनिटी, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगले साल अमेरिका में पढ़ सकता हूं। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। अगर ऐसा होता, अपॉर्चुनिटी के बाद ऑफ आता ना, तो आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग। ऑफ के बाद फिर आईएनजी फॉर्म आ जाती, STUDYING। ठीक है, तो आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, या फिर आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भैया CDS के PYQs, हमारा प्यारा प्यारा एग्जाम। एनडीए वालों को मैंने निपटा दिया। ठीक है, कितने मिनट हुए, 30 मिनट्स हुए, 33 मिनट्स एनडीए वाले निपट चुके हैं। अब CDS वालों की बारी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस में यहाँ पर जितने भी रूल्स आपको सिखा रहा हूँ ना, देट आर वेरी 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 अति वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज और प्लीज इनको ना, जब भी आपको नई चीज सीखने को मिले यहाँ पर इन क्लासेस में, तो उनको नोट करते चलना। और अब हम हमारे प्यारे एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। चले देखो, डिकेंस नॉवेल्स, डिकन की नॉवेल, है ना। पहला रूल तो यहां से पकड़ लिया अपन ने। पहला रूल हमने क्या पकड़ लिया, कि जो भी एस से खत्म होने वाला नाउन है, वो अगर पोजीशन, उसका पोजीशन दिखाना है किसी चीज पर, यानी अधिकार दिखाना है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हो। ठीक है, और अगर कोई ऐसा नाउन है जो एस से खत्म नहीं हो रहा, तो उसका अगर पोजीशन दिखाना है किसी चीज पर, उसका अधिकार दिखाना है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। मयंक पेन, सही है ना, मयंक पेन, मयंक का पेन, परफेक्टली फाइन। ठीक है, और अगर एस पे खत्म हो रहा है तो आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हो। तो ये पहला रूल हो गया। अब तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं अब तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिकन्स नॉवेल्स, डिकन की जो नॉवेल्स हैं, लाइक मेनी राइटर्स आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। तो डिकन की जो नॉवेल्स हैं
वो बाकी राइटर्स की तरह, है ना, मोटे तौर पर क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल है, बाकी राइटर्स की थोड़ी थोड़ी होगी। आप नॉवेल्स का कंपैरिजन राइटर्स से थोड़ी कर सकते हो। नॉवेल का हमेशा सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। किसका? हमेशा सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। आप किसी नॉवेल को राइटर से कंपेयर नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे, एक नॉवेल को दूसरे राइटर की नॉवेल से है ना कंपेयर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डिकन्स नॉवेल्स like those of many other writers। यहां भी गड़बड़ है, एपोस्ट्रोफी आएगा, ठीक है, आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। तो डिकन की जो नॉवेल्स है ना, लाइक दोज ऑफ मेनी अदर राइटर्स, बाकी अदर राइटर्स की नॉवेल की तरह। दोज किसके लिए आया, नॉवेल्स के लिए, ठीक है। तो डिकन्स नॉवेल्स लाइक दोज ऑफ मेनी अदर राइटर्स, बाकी राइटर्स की नॉवेल्स की तरह जो है, बहुत आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, मोटे तौर पर ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। तो पहला ये तो सही हो गया, चलो ठीक है। फिर भी ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर देते हैं। देखो, डिकेंस नोवेल लाइक मेनी अदर नोवेलिस्ट्स, नोवेल्स का कंपैरिजन नोवेलिस्ट से नहीं हो सकता। लाइक सो मेनी अदर्स वॉट, सो मेनी अदर्स वॉट, नहीं आ सकता ना, सिंपल, खत्म, बर्बाद। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट द नेशन नीड्स, वॉट नेशन को क्या चाहिए, तो जो भी चाहिए होगा वो सिंगुलर होगा पहली बात तो, क्योंकि वॉट जो होता है वो सिंगुलर का काम, सिंगुलर को, अरे यार सिंगुलर की चीज का आंसर देता है कि नहीं, सिंपल। तो वॉट द नेशन नीड्स, जो नेशन को जो चाहिए वो क्या चाहिए, और द नेशन नीड्स इज पीपल ऑफ कैरेक्टर या आर पीपल ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, पीपल से मुझे एक चीज बात याद आई, आर पीपल ऑफ कैरेक्टर, आर पीपल ऑफ कैरेक्टर, ये दो ऑप्शन तो सेम हो गए ना। नहीं 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 नहीं, यहां पर ए भी था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आर पीपल ऑफ कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आर अ पीपल ऑफ कैरेक्टर। और ऑप्शन नंबर सी है इज पीपल ऑफ कैरेक्टर, इज पीपल ऑफ कैरेक्टर, और ये इज पीपल ऑफ कैरेक्टर। अबे यार यहां पर शायद द था, अरे यार इतना मिसप्रिंट कैसे हो गया भैया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो जो रंगीन स्लाइड्स मैंने बनाई थी इससे पहले, है ना, उनको रिप्लेस किया ना मैंने जल्दी जल्दी, तो थोड़ा बहुत हो गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाता है वैसे कोई गलती होती है तो। देखो, सो व्हाट द नेशन नीड्स इज, नेशन को क्या चाहिए, द नेशन नीड्स इज पीपल ऑफ कैरेक्टर, सिंपल। देखो, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, लोग ना, एक आदमी नहीं, लोग, बहुत सारे लोग। तो पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है। पीपल का अगर आप पीपल्स करते हो तो पीपल्स का मतलब लोग नहीं होता, पीपल्स का मतलब होता है नेशंस, देश। जैसे मैं कहूं देयर आर मेनी पीपल्स इन एशिया, तो उससे मेरा मतलब क्या हुआ, देयर आर मेनी नेशंस इन एशिया, ठीक है, समझना, सिंपल। और अ पीपल का मतलब होता है, अ पीपल का मतलब होता है अ नेशन, ठीक है जी, सिंपल। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर एलिमिनेट कैसे करोगे, एलिमिनेट ऐसे करोगे कि यहां पर व्हाट द नेशन नीड्स, नेशन को क्या चाहिए, तो जो भी नेशन को चाहिए होगा ना वो सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, तो प्लूरल वर्ब तो आ नहीं सकती, खत्म। तो व्हाट द नेशन नीड्स इज व्हाट, इज पीपल ऑफ कैरेक्टर, यानी जो लिखा हुआ है ना वो सही है यहां पर, वैसे कि ऑप्शन नंबर सी में द था, ठीक है, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इज पीपल ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्रवान लोग, चरित्रवान लोग चाहिए, एक देश को क्या चाहिए, चरित्रवान लोग, ताकि उसी से तो देश आगे बढ़ता है। चलिए, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो एनडीए वालों का था, हाँ करो इसको फटाफट से निपटाओ, आगे चलते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ये पेयर होता है, लेस्ट और शुड का पेयर होता है, पेयर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लेस्ट शुड का मतलब यह होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि लेस्ट के बाद आप कभी भी नेगेटिव नहीं लगाते हो, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ना हो जाए, और वापस दोबारा आप नोट नहीं लगा सकते, सिंपल,
ठीक है। तो इसलिए तो लेस्ट का मतलब ही होता है, लेस्ट शुड का मतलब क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी चीज से बचने के लिए, ठीक है, नेगेटिविटी शो करता है ये। तो दे सेट स्ट्रॉन्ग गार्ड, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पहरेदारी की। लेस्ट एनी वन कुड स्केप, तो कुड तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। लेस्ट एनी वन शुड एस्केप, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भाग जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ही इज स्टिल इन विगरस हेल्थ, विगरस हेल्थ का मतलब क्या होता है, विगर यानी बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है। तो उसकी हेल्थ अभी भी बहुत अच्छी खासी है। ऑल्दो, हालांकि ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ 60, एज 60 उसकी एज के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। देखो एक तो होता है राइट साइड ऑफ एज, योर एज, एंड अगर एक होता है रॉन्ग साइड ऑफ योर एज। राइट साइड का मतलब क्या होता है, देखो अगर तुम्हारी एज मान लो 20 साल है, ठीक है, और अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके दोस्त की एज जो है ना वो 20 से राइट साइड में है, मतलब देखो रॉन्ग साइड क्या होती है कि आप यमराज के पास जा रहे हो, वो तो है रॉन्ग साइड, यानी आपकी एज से बड़ी एज। और राइट साइड का मतलब क्या है कि इस एज से छोटी एज। अगर मैं ऐसा कहूं कि योर फ्रेंड्स एज इज इन राइट साइड ऑफ 20, मतलब वो 20 से छोटा है। अगर मैं ऐसा कहूं कि योर फ्रेंड्स एज इज रॉन्ग साइड ऑफ 20, मतलब 20 से बड़ा है, वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, रॉन्ग साइड में जा रहा है। समझ गए ना। तो इस कंसेप्ट को ऐसे याद रखना, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही आसान। नाउ अभी आप यहां पर आराम से देख सकते हो, यहां पर ही इज स्टिल इन विगरस हेल्थ, उसकी हेल्थ अभी भी अच्छी खासी है, जबकि ऑल्दो ही इज ऑन द राइट साइड। कैसे कहोगे आप ऑल्दो लगा रहे हो ना, ऑल्दो क्या दिखाता है, ऑल्दो दिखाता है कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस दिखाता है। तो इधर आप पॉजिटिव चीज कह रहे हो तो इधर आप नेगेटिव चीज बोलोगे ना, सिंपल सी बात है। यहां आप कह रहे हो वो अभी भी अच्छा खासा हेल्दी है, हालांकि उसकी एज जो है वो 60 के पार हो चुकी है, रॉन्ग साइड ऑफ 60, है कि नहीं। सिंपल, करते ही आसान क्वेश्चन था। देखो आगे, लाइड, अरे भैया सबसे पहले ये कंसेप्ट समझो आप लोग, इसको समझ लो आसानी से, बहुत इजी है। देखो 3 चीजें होती है, पहला होता है हमारा आराम करना, लेटना, बैठना, ठीक है। उसके लिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है लाई, और लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो जो झूठ बोलना होता है ना उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो फर्स्ट फॉर्म लाई, लाइड, लाइड, बहुत ही सिंपल, कतई सिंपल है झूठ बोलने की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सीडीएस एनडीए के पीवाईक्यूज में, इसलिए, ठीक है। अब आप अगर आप किसी चीज का सहारा ले रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म ले, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है लेन, लाई, ले, लेन। और अगर आप किसी चीज की नींव रख रहे हो या किसी चीज को कहीं पर रख रहे हो तो आप क्या कहोगे, ले फर्स्ट फॉर्म, लेड सेकंड फॉर्म, लेड थर्ड फॉर्म। सिंपल है। तो ये दोनों तो कतई सिंपल है, बस जो बैठने वाला होता है या फिर सहारा लेने वाला उसकी तीनों वर्ब अलग अलग होती है, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। और एक और बात ध्यान रखना कि जो लेटना और जो झूठ बोलना होती है उसकी आईएनजी फॉर्म सेम होती है, लाइंग, है ना। और अगर आप किसी चीज को कहीं पर रख रहे हो तो उसकी फॉर्म होती है लेइंग, है ना। सो दिस इज द थिंग। अब वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आप यहां पर बता पाओगे इस टाइम ही फेल्ट टायर्ड, जब भी वो फील करता था, क्या फील करता था, थका हुआ फील करता था। तो मैंने आपको एक बात कही थी ना, पता है आपको कि पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ये थर्ड फॉर्म जो है ना यहां पर ये वर्ब नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है ना। ही फेल्ट, वह फील करता था, कैसा फील करता था, थका हुआ फील करता था। समझ पा रहे हो ना आप। तो टायर्ड यहां पर एडजेक्टिव है। ईच टाइम, हर समय, जब भी वो थका हुआ फील करता था तो वो लाइड का मतलब तो झूठ बोलना होता है, तो वो झूठ बोलता था क्या, हाँ नहीं ना, वो लाइट डाउन, वो लेट जाता था। तो यहां पर सेकंड फॉर्म है ना, तो लेटने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सिंपल यही होती है ना। क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है लेटने की लाई, सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। तो यहां पर ये नहीं होगा, हम तो लेटने की बात कर रहे हैं ना भैया, लेटने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम लगाओगे यार, ठीक है, कंसेप्ट वो का वही है,
ये कंसेप्ट तुम लगाओगे क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, पॉज करो वीडियो को, पॉज करो वीडियो को, पॉज कर दिया, पॉज करो, आंसर दो, दे दिया आंसर, देख लो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, देखो दिख गया, आंसर दे दिया। अब मैं बताऊं, चलो देखो यार, द मेड, वो जो मेड है यानी काम वाली भाई, द मेड वॉज लेइंग द टेबल, वो डिनर के लिए टेबल बिछा रही थी, लगा रही थी, किस चीज को कहीं पर रखना, ओके। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आईएनजी फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है, ठीक है। और झूठ बोलने की और लेटने की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ, क्या ये सही है क्या, कंसिस्टेड के बाद ऑफ आता है क्या, बिल्कुल आता है साहब। और कंसिस्टेड ऑफ है ना, कंप्रेसेस के बाद ऑफ आता है क्या, नहीं आता, ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। कंस्टिट्यूटिव के बाद ऑफ आता है, लेकिन यहां पर इसका कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है, देखो द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो 10 मेंबर्स से बनी हुई है, ठीक है। और जो कंसिस्ट जो होता है ना आपका, तो जो कंसिस्ट होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है, क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये कंसेप्ट समझ रहे हैं तो यार चलो थोड़ा वक्त ज्यादा दे देते हैं इसको, और अभी इसको डिटेल में समझ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो देखो आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिखाती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं दिखाती उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी आपने मान लो कि मैं कहता हूं कि आई किक्ड अ हॉर्स, मैंने घोड़े को लात मारी, मतलब हुआ तो एक्चुअली उल्टा होगा, घोड़े ने मुझे लात मारी होगी, पर अगर मैं कहता हूं कि आई किक्ड अ हॉर्स, अब इसे घोड़े को क्यों लात मारनी, किसी लड़के को मार देते ना, ठीक। तो आई किक्ड अ बॉय, मैंने एक लड़के को लात मारी, तो यहां जो लात मारने का जो एक्शन है वो किस पे ट्रांसफर हुआ, बॉय पे ना, लड़के को, ठीक है। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूं कि आई किक्ड, मैंने लात मारी, किसको मारी, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यानी ये जो वर्ब है यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव और ट्रांसफर, इसे याद रखोगे ना, जो ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिखा है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिख रहा है किस पर, बॉय पर, तो किक्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहां पर ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिख ही नहीं रहा, तो यहां पर जो ये है किक्ड वो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ही वर्ब दो तरीके से काम कर सकती है। अब कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव होती है, जैसा जैसा मैंने आपको कहा, अभी अपन ने देख रहे थे ना, कौन सी वर्ब थी वो, कंसिस्ट, अरे देखो कंसिस्ट है ना, कि इस चीज में कोई चीज शामिल है ना, दिस स्लाइड कंसिस्ट्स ऑल द रूल्स, बहुत सारे रूल्स इसमें शामिल हैं। अब यहां पर ट्रांसफर ऑफ एक्शन थोड़ी दिख रहा है क्या, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा, हाँ स्लाइड में ये चीज शामिल है, इसमें कोई चीज एक्शन थोड़ी हो रहा है कि किसी को लात पड़ रही हो, किसी का मुक्का पड़ रहा हो, मुक्का मुक्का बोलते हैं ना, मुक्का ही बोलते हैं ना, यस। तो ऐसा कोई एक्शन, ट्रांसफर ऑफ एक्शन थोड़ी दिख रहा है क्या, तो ये जो कंसिस्ट होती है क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसीलिए ये जो वर्ब होती है ना वो हमेशा और हमेशा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में ही यूज की जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस उनका बनता है जब ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिखा जाता है, मैंने राहुल को मारा, राहुल को मेरे द्वारा मारा गया, जब ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिखता है तभी पैसिव बनता है। और यहां पर आप देख सकते हो बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, ठीक है, कंसिस्ट का पैसिव स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कहोगे, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो 10 मेंबर्स से बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट से। हार्डली
हार्डली, स्कार्सली, जब भी ये नेगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस की शुरुआत में आती है तो आपका इन्वर्जन फॉलो होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन आता है। हार्डली स्कार्सली इज फॉलोड बाय व्हेन। अच्छा, आपको तो गलती यही बतानी है ना अंडरलाइन के अंदर, तो अंडरलाइन के अंदर क्या होगा, क्या ये सही है? देखो, हार्डली हैव वी गोट इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट बिगेन, जब बारिश होना शुरू हो गई थी, सेकंड फॉर्म है। जब आगे सेंटेंस सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है, तो यहां पर प्रेजेंट में कैसे आ सकता है? खत्म हो गया ना खत्म। तो सिंपल, यहां पर नो इंप्रूवमेंट तो हो गई नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो जरूरी है। अब हार्डली के बाद वी गोट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हार्डली के बाद, सही तो है, हार्डली वी गोट इनटू वी हैड हार्डली गोट, चलो ये तो गलत ही हो गया है ना, वी हैड हार्डली गोट नहीं हो सकता है ना, वी हैड गोट हार्ड, अरे यार ये तो कतई बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। अरे तो होगा क्या फिर? ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इसको वापस से करते हैं यार। अंडू 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 अंडू, बस इतना ही अंडू होता है, कोई बात नहीं, बाकी मिटा देंगे अपन। ये लो, देखो ये बात तो जाहिर है क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो ये बात तो पता है कि भैया इंप्रूवमेंट तो होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी हम कहां गलती कर रहे हैं। तो हार्डली वी गोट, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हार्डली नेगेटिव एडवर्ब अगर शुरुआत में आ रहा है ना, तो इन्वर्जन तो फॉलो होगा, और यहां पर क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, तो गॉट को आप सिंपल पास्ट की जो ये वर्ब है ना V2, आप इसको did प्लस V1 भी तो लिख सकते हो सिंपल पास्ट दिखाने के लिए। तो गॉट को आप क्या लिख सकते हो? did प्लस गेट भी लिख सकते हो ना। तो अगर इसको मुझे सही करना है तो हार्डली, उसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर वी और फिर गेट, ये हो जाता। अगर ये होता तो सही होता, यानी ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि हार्डली के बाद फिर एडवर्ब वगैरह लगे ही नहीं इन्होंने। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन में गोट हार्ड का मतलब बकवास है कतई। वी हैड हार्डली गोट, तो वी हैड हार्डली गोट इनटू द फॉरेस्ट, गोट इनटू समथिंग मतलब कहीं पर पहुंचना, तो हम मुश्किल से किसी उस जंगल में पहुंचे ही थे कि बारिश हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आया ना? फोड़ दिया क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इवन शी हैड। पहली बात, इवन कभी अकेला नहीं आता, इवन के बाद हमेशा इफ आता है, ठीक है। तो इवन इफ शी हैड टेकन अ टैक्सी, हैड प्लस V3, हैड टेकन अ टैक्सी, शी वुड हैव बीन लेट, है ना। तो इवन इफ शी हैड टेकन अ टैक्सी, अगर उसने टैक्सी ले भी ली होती फिर भी शी वुड हैव बीन लेट, फिर भी वो लेट हो जाती। ऐसी बात कह रहा है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इवन इफ जो है वो करेक्ट पेयर है। अच्छा, इवन इफ और एज इफ में क्या डिफरेंस है? देखो, एक रंगीन स्लाइड शायद मैंने ली होगी यहां पर, आई होप दिख रहा है क्या? देखो, इवन इफ और एज इफ में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। इवन इफ का मतलब कहां, उसका यूज वहां होता है टू शो दैट समथिंग विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है। वो बारिश में छाता लेके जाएगा तो भी वो गीला होगा, ठीक है, क्योंकि होगा, पता नहीं क्यों। अब आगे चलते हैं। अब देखो, इवन इफ यू एपोलोजाइज, अगर तुम माफी मांग भी लोगे, शी वॉन्ट फॉरगिव, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी, है ना। तो इवन इफ का मतलब क्या होता है कि भले ही तुम ये काम कर लोगे फिर भी वो काम होगा, यानी कंडीशन कुछ भी हो, रिजल्ट जो होता है वो फिक्स होता है। यहां पर आता है आपका इवन इफ। और एज इफ का मतलब यूज कहां होता है एज इफ का, कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एज इफ ही इज ए प्रिंसिपल, है ना, जैसे वो किसी कहीं का बड़ा प्रिंसिपल हो, कहीं का नेता हो, इस तरीके से। तो ही बिहेव्स एज इफ ही ओन्स द प्लेस, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो वहां का मालिक हो। तो एज इफ का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको समझा दिया कि जैसे, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, यहां पर तो हो गया था ये, तो आगे चलते हैं। नंबर 11, प्रियर देन, ये तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लोगे ना। अच्छा, ब्लैक पेन ही सिलेक्ट किया क्या मैंने? कर, अभी भी ब्लैक है क्या? अरे यार क्या हो रहा है?
कर लोगे ना कि नहीं करोगे यार? अब तो कर लोगे, बहुत ही सिंपल। ये हो गया, अब आगे चलो। यस, ये देखो कितना टाइम हो गया क्लास को, 54 मिनट्स। कोई बात नहीं, देखो टाइम लगता है सीखने में, चीजें सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो पुलिस होता है आपका वो प्लूरल वर्ब ही लेता है, ये बात ध्यान रखना। आर वर्ब वगैरह, कुल मिला के पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन होता है, ये बात तो ध्यान रखना। तो ये एक पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। अब देखो, द पुलिस अक्यूज्ड हिम, अक्यूज्ड के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, किसी पर किसी चीज का इल्जाम लगाना। एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, समझ गए ना? तो यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। एक्यूज्ड हिम ऑफ समथिंग, एक्यूज्ड जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। आगे चलते हैं। द मैटर कॉल्ड, देखो कॉल अप का मतलब दो चीजें होती है, ये कुछ फिक्स फ्रेजल वर्ब, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको ध्यान से समझ लेना। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि अ प्रीपोजिशन एंड अ वर्ब, जब उस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन चेंज होता जाएगा तो उसका मीनिंग भी चेंज होता जाएगा पूरे फ्रेज का, इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो कॉल अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है कि किसी को कॉल करना या किसी को मिलिट्री सर्विस पर बुलाना, किसी को मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाना, वहां पर आता है कॉल अप। एक होता है कॉल एट, कॉल एट, और एट किसके लिए आता है? प्लेस के लिए ना, आई एम एट मामाज हाउस, ठीक है, मैं मामा के घर पर हूं, ठीक है। तो कॉल एट हाउस नहीं होगा, होम होगा, ठीक है। वैसे हाउस और होम में डिफरेंस पता है तुम लोगों को? पता है कि हाउस और होम, हाउस का मतलब वो होता है जहां पर कोई रहता नहीं है, ठीक है। सो देयर इज ए हाउस ऑन रेंट, ठीक है। और होम का मतलब वो होता है जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। माई होम इज नियरर, ऐसा। तो ये डिफरेंस होता है। हिंदी में इनको बोलते हैं मकान और घर। तो मकान का मतलब खाली बिल्डिंग, और घर का मतलब जहां लोग रहते हैं। कॉल एट का मतलब क्या होता है? देखो, कॉल एट का मतलब विजिट टू ए प्लेस, किसी प्लेस पर विजिट करना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कॉल्ड एट राष्ट्रपति भवन, और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जी को विजिट किया तो आप क्या बोलोगे? ही कॉल्ड ऑन, कॉल या कॉल्ड है ना, प्रधानमंत्री मोदी कॉल्ड ऑन राष्ट्रपति जी। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो तो कॉल्ड ऑन, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, जगह पे, तो कॉल्ड एट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। एक होता है कॉल फॉर। चलो एक काम करते हैं ना, स्लाइड ली होगी ना, मैंने स्लाइड में सिखा देता हूं मैं। देखो यहां पर स्लाइड मैंने ली है यहां पर क्लियरली। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, है ना। और एक तुम्हें पता है, मैंने सिखाया था तुम्हें पुट ऑफ, पिछली क्लास में सिखाया था ना पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पोस्टपोन करना, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से मैच जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। कॉल आउट यानी या तो किसी की निंदा करना या किसी को हेल्प के लिए बुलाना, है ना। आई कॉल्ड हिम फॉर हेल्प, ठीक है। कॉल ऑन और कॉल अपॉन का मतलब है किसी व्यक्ति को विजिट करना, ठीक है। कॉल अप का मतलब किसी को फोन करना या किसी को मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाना। कॉल इन का मतलब होता है टू समन लाइक ए डॉक्टर एक्सपर्ट, और टू विजिट ब्रीफली, किसी को विजिट करना, शॉर्ट विजिट, ठीक है। कॉल एट का मतलब जब आप किसी विजिट प्लेस को विजिट करते हो, और कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर और डिमांड, ठीक है। तो अभी आप सिंपल सी बात है, यहां आप समझ पाओगे कि द मैटर कॉल्ड अपनी होगा। मैटर जो है वो क्या मांगता है? एक्सप्लेनेशन मांगता है, एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता है। ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, ये जो मैटर है, वो एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहा है ना। तो द मैटर कॉल्ड फॉर, सिंपल, इजी। सो बॉयज आगे चलते हैं। आ गए हमारे खतरनाक वाले क्वेश्चंस, खतरनाक वाले क्वेश्चंस देखें क्या? व्हाट्स द टाइम? 59 मिनट्स हो चुके हैं, देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, शी इंसिस्टेड, इंसिस्ट क्या हो गया? इंसिस्टेड,
इंसिस्ट यानी किसी बात पर जोर देना, ठीक है। इंसिस्टेड के बाद हमेशा किस बात पे जोर दे रहे हो आप, तो आप उस बात की बात करोगे ना। तो शी इंसिस्टेड ऑन व्हाट, शी इंसिस्टेड ऑन टेकिंग द ब्लेम इवन दो द मिसशेप वाज क्लियरली नॉट हर फॉल्ट। वो जितनी भी मिसशेप यानी जो गड़बड़ी हुई वो क्लियरली उसका फॉल्ट नहीं थी, फिर भी उसने मतलब इस बात पे जोर दिया कि सारी गलती मेरी है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो शी इंसिस्टेड ऑन व्हाट, शी इंसिस्टेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है, और इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, ठीक है, सिंपल। तो और यहां पर उसके बाद जिरंड आता है आईएनजी वाली फॉर्म, इंसिस्टेड ऑन व्हाट। तो ये वैसा ही है जैसा कि लुक फॉरवर्ड टू व्हाट, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना, अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ये वैसा ही फ्रेज है इंसिस्टेड ऑन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली स्लाइड में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। और वो प्रीपोजिशन वाली जो स्लाइड है ना, प्रीपोजिशन का मसला सिंपल है, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आपको तो करना ही पड़ेगा, आपका तो एग्जाम है। चलो, तो इसमें तो एरर है, यानी हमें क्या निकालना है, एरर फ्री सेंटेंस। ये एरर फ्री सेंटेंस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द कमिटी मेंबर्स मेनी ऑफ हुम हैज नहीं आ सकता ना, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुम हो गया, तो ये तो पेयर हो गया, यानी ये जो वर्ब आई है वो किसके लिए आई है, मेनी के लिए, और मेनी प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ सकती है। तो मेनी हैव सर्व्ड ओवर डिकेड वॉइस दे डिसेंट विहीमेंटली। विहीमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज गुस्से में आकर साफ साफ कोई चीज कहना, ठीक है, क्लियरली। तो यहां पर भी गड़बड़ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, हेड दे एडहियर्ड स्ट्रिक्टली, हेड दे, हेड दे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट शायद बताया होगा, है ना। हेड दे का मतलब क्या होता है, हेड दे का मतलब यही होता है कि इफ दे हेड, इफ दे हेड, ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। वैसे ही अगर मैं कहूं वर आई, तो वर आई का मतलब क्या होता है, इफ आई वर। तो यानी यहां पर जो लिखा हुआ ना हेड दे, इसका मतलब क्या है कि इफ दे हेड एडहियर्ड टू, एडहियर्ड, एडहियर्ड टू, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला फ्रेज है। एडहियर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, और एडहियर टू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। जैसे अगर आपको सीडीएस क्लियर करना है ना, तो यू हैव एडहियर्ड टू दीज क्लासेस रेगुलरली, समझ गए, या फिर स्ट्रिक्टली। तो आपको स्ट्रिक्टली इन क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है। तो इफ दे हैड एडहियर्ड टू व्हाट, एडहियर टू द गाइडलाइंस, कि अगर उन्हें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, द इरेगुलरिटीज वुड नॉट हैव अगर्ड, अगर वो गाइडलाइंस के प्रति, है ना, फॉलो करते, गाइडलाइंस को फॉलो करते, उनके प्रति एडहियर्ड रहते, तो इरेगुलरिटीज वुड नॉट हैव अकर्ड, वुड हैव प्लस V3, सिंपल है। तो इफ क्लोज में आपको देख पा रहे हो, इफ क्लोज में हेड प्लस V3, है ना, तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस V3, आपको पता है ये क्या है, ये है आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो ये भी ये बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई गलती नहीं है ना, इसमें कोई गलती नहीं है ना, इसमें कोई गलती नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हमें एरर फ्री ही तो ढूंढना था, ढूंढ लिया, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट पता है तुम्हें, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, आई होप तुम्हें कंसेप्ट पता होगा। देखो, द नंबर ऑफ बॉयज वर या वॉज, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगर मैं कहता हूं द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन है वो तो प्लूरल ही आएगा, द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पर द किसी चीज को द क्या करता है, किसी चीज को स्पेसिफिक बनाता है, सिंगुलर बनाता है, इसलिए जो वर्ब आएगी ना वो आएगी प्लूरल। द नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी, सिंगुलर बनाता है ना, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ बॉयज वाज देयर, वहां बहुत सारे लड़के थे, समझ में आया। अगर मैं कहूं अ नंबर ऑफ,
तो अ नंबर ऑफ का मतलब ये होता है बहुत सारे, अ नंबर ऑफ बॉयज वर देयर, तो फिर यहां पर जो है वर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, समझ गए? अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। यह कंसेप्ट बहुत प्यारा, बहुत कतई इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज और प्लीज 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 लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लिख लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। कहाँ थे? अरे यार ये पूरी स्लाइड उधर आ सकती तो मजा आता, मैं उधर से इसको कर पाता। देखो तो देखो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिगार्डलेस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट क्रेडेंशियल्स, और इसी नाउन के लिए एडजेक्टिव देयर आया है, तो ये पूरा पेयर हो गया, है ना? तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स, डू कैसे आ जाएगा? द नंबर ऑफ जो है वो वर्ब लेता है सिंगुलर, तो यहां पर आना चाहिए डज, है कि नहीं? इसमें भी गड़बड़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन सब में तो गड़बड़ थी ना, जिसमें गड़बड़ नहीं थी हमें तो वो पता लगाना था, है कि नहीं? यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट से। नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, है कि नहीं? ठीक है ना जी, खत्म हो गया। देखो द मैनेजर अलोंग विथ हर असिस्टेंस, मैंने आपको बताया था जब भी दो नाउन, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं दो चीजों से, अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, अगर वो 3 चीजों से जुड़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो मुकेश, है ना, इज ए गुड बॉय, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, एदर और नेदर नॉर, अगर इन तीनों चीजों से, है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो अगर इन तीनों चीजों से कोई चीज जुड़ रही है, दो चीजें, दो नाउन, तो फिर जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इसको मैंने कहा था रूल ऑफ नियरनेस, अगर आपको पता हो इसे बोलते हैं रूल ऑफ नियरनेस। और इन तीनों के अलावा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एदर और नेदर नॉर, इन तीनों के अलावा अगर किसी और चीज से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है दूर वाले सब्जेक्ट पर। दूर वाला सब्जेक्ट मैनेजर सिंगुलर है ना, तो यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। यहां पर भी गड़बड़ है, यहां पर भी गड़बड़ है। अब चलते हैं यहां पर ओनली। मैंने आपको हमेशा से बताया है, हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर, नॉट, ओनली, ये जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब्स अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो ये इन्वर्जन को फॉलो करती है, ठीक है? इनके बाद जहां भी इन्वर्जन फॉलो होता है मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, जैसा कि हम इंट्रोगेटिव बनाते वक्त करते हैं, बिल्कुल वैसा। तो ओनली आफ्टर रिसीविंग द फाइनल अप्रूवल, सिर्फ फाइनल अप्रूवल रिसीव करने के बाद ही डिड द आर्किटेक्ट, देखो आपका सब्जेक्ट पीछे चला गया और हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आ गई, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, यहां तक तो सही है। ओनली वगैरह वगैरह, आर्किटेक्ट प्रोसीडेड, डिड सिंपल पास्ट टेंस है तो यहां पर भी सिंपल पास्ट, प्रोसीडेड विद ब्लूप्रिंट मॉडिफिकेशंस, तो ओनली आफ्टर रिसीविंग, मैं इसको दूर से देखता हूं तो मुझे सही दिखेगा, ओनली आफ्टर रिसीविंग द फाइनल अप्रूवल डिड द आर्किटेक्ट प्रोसीडेड विथ, अरे यार देखो डिड के बाद V1 आती है ना, डिड प्लस V1 सिंपल पास्ट टेंस, और यहां पर इन्होंने प्रोसीडेड लिखा है, गड़बड़ है, इसको V1 होना पड़ेगा, प्रोसीड होना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर भी गड़बड़ है। नंबर डी देखो, द डिप्लोमेट्स स्पीच, डिप्लोमेट का जो स्पीच है, द डिप्लोमेट्स स्पीच दो लेंदी एंड नाउंस्ड मैनेज्ड टू कन्वे द नेशंस स्टांस क्लियरली, यानी जो डिप्लोमेट का जो स्पीच, ठीक है, जो था, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है ना, मैनेज्ड, इसलिए मैं बोल रहा हूं था, तो जो डिप्लोमेट का जो स्पीच था ना, वो हालांकि लेंदी था, बहुत बड़ा था, बहुत बकवास भी था, ठीक है, नाउंस्ड, लेकिन मैनेज टू कन्वे द नेशन स्टांस, उसने नेशन के स्टांस को, यानी देश की बात को उसने साफ साफ रखा, है ना, अच्छे से वो कन्वे कर पाया, बता पाया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, है ना। एरर फ्री सेंटेंस कौन सा है? डी वाला।
चलो आगे चलते हैं, फाइंड आउट द एरर। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। इसमें से एक तो मैं बता देता हूं, देखो बिटवीन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और आप यहां देख पाओगे कि आई जो होता है वो तो सब्जेक्टिव केस होता है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो बिटवीन यू एंड मी होगा, नॉट बिटवीन यू एंड आई। समझ गए, परफेक्टली फाइन। तो देखो 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो परफेक्टली फाइन। यहां पर देखो वापस रेयरली भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, नेगेटिव एडवर्ब। तो ये भी किसको फॉलो करेगा, इन्वर्जन होगा इसके बाद भी। तो रेयरली हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। रेयरली डू द जजेस, शोज नहीं हो सकता ना, डू डज डिड के बाद V1 आती है, यहां पर होगा शो। सिंपल, इजी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखो ए, इफ ही वुड हैव डिस्क्लोज्ड, इफ क्लोज में कभी ये थोड़ी आता है वुड हैव प्लस V3, आता है क्या, नहीं आता ना, गड़बड़ हो गया, खत्म कर दो। तो इफ यू वुड हैव, और सबसे बड़ी बात अगर यहां ना देखो आप, कितना इजी था ये क्वेश्चन, तो भी कर लोगे आप। ऐसे कुछ केस हो भी सकते हैं यहां पर इफ क्लोज में आ सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। यहां पर आप देख सकते हो माइट, माइट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आती है ना, V2 थोड़ी आ सकती है। यहां पर क्या होगा, V1 हैव होना चाहिए ना, सिंपल। चलो नंबर डी देखो, तो ये भी गलत हो गया भैया, ठीक है, माइट हैव। द स्टार्टअप सक्सेस, स्टार्टअप की जो सक्सेस है एट्रीब्यूटेड लार्जली टू व्हाट, यानी किस चीज को जाता है उसका श्रेय, सक्सेस का। द स्टार्टअप सक्सेस एट्रीब्यूटेड लार्जली टू इनोवेटिव थिंकिंग ड्यू अटेंशन फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर। तो स्टार्टअप की जो सक्सेस है ना, एट्रीब्यूटेड लार्जली टू इनोवेटिव थिंकिंग, जिस सक्सेस का जो श्रेय है वो इनोवेटिव थिंकिंग को जाता है, ठीक है, उस स्टार्टअप की सक्सेस ने ही ड्रॉ किया अटेंशन फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, साफ साफ बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है, फटाफट से निपटाओ इनको। रिफ्रेंड के बाद और एब्सटेन के बाद फ्रॉम आता है ना, और रिफ्रेन और एब्सटेन इनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। और इनका मतलब क्या होता है, देखो रिफ्रेन या एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज से खुद को पीछे हटाना। जैसे यू शुड, अगर मैं कहूं कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, का मतलब क्या है कि तुम्हें ये दारू पीने वाली जो आदत है ना सॉरी, ये जो तुम्हें दारू पीने वाली आदत जो है, अच्छा दारू दोबारा बोल दिया, सॉरी, ये जो तुम्हें बियर पीने वाली आदत है ना, उससे तुम्हें बचना पड़ेगा, तुम्हें बचना चाहिए। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो जब आप हैबिट की बात करते हो तो आप रिफ्रेन लगाते हो। अगर आप ऐसी बात करो, नॉर्मल बात, कि आपको इस बुरी चीज से बचना चाहिए, है ना, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम, अगर मैं मेरे लिए बोलूं कि आई शुड एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम ड्रिंकिंग, मुझे खुद को कभी, मतलब मुझे कभी पीना नहीं चाहिए, ऐसा। तो आप नॉर्मली जब बात कर रहे हो तो एब्सटेन फ्रॉम आता है ना, मतलब खुद को किसी चीज से रोकना। अगर आप किसी आदत से खुद को बचा रहे हो तो वहां पर आता है रिफ्रेन फ्रॉम। ये डिफरेंट है, डिफरेंस है दोनों में। रिफ्रेन का मतलब होता है जब आप आदत की बात करते हो वहां पर, है ना, और एब्सटेन जनरल केस में, और दोनों का मतलब होता है किस चीज से खुद को रोकना। और इनके दोनों के बाद आता है प्रीपोजिशन फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आता है आईएनजी फॉर्म, यानी ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम मेंशनिंग होगा, ठीक है। नंबर बी, तो ये गड़बड़ हो गया। वर द डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इफ द डॉक्यूमेंट्स वर, थोड़ी देर पहले बताया था ना, थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने, इफ द डॉक्यूमेंट्स वर। तो देखो वर द डॉक्यूमेंट्स का मतलब है इफ द डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड ऑन टाइम, अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाते टाइम पर, वी कुड हेड नहीं होता, कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 आती है, बात खत्म। नेदर द डायरेक्टर नॉर द टीम मेंबर्स वॉज नहीं आएगा। देखो नेदर नॉर, जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़े, टीम मेंबर्स ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये पहला सब्जेक्ट, तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वो नहीं आएगा,
वर आएगा। थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने आपको, रूल ऑफ नियरनेस बताया था ना, नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, और नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो और एदर और, ठीक है जी। चलिए ये देखते हैं, तो यहां पर भी गड़बड़ है। डी, द स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा, और डेटा यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बोला मैंने, इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता, ध्यान, ठीक है, जैसे कि लगेजेस नहीं होता, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, फर्नीचर नहीं होता, ठीक है, फर्नीचर होता है, हमेशा हमेशा फर्नीचर होता है, ठीक है, हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा लगेज होता है। वैसे ही यहां पर स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, यानी बहुत सारी चीजें होती है ना डेटा में, तो कोई एक इंफॉर्मेशन थोड़ी होती है। तो द स्टेटिस्टिक्स रिगार्डिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो डेटा था, डेटा जो भी था, विच वॉज गेदर्ड, जो कि गेदर्ड किया गया था। देखो यार, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दिस थिंग, तो यहां पर ये जिरंड है ना, जिरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। तो ये जिरंड है, इस जिरंड का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कैसी एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये जो जिरंड है इसका ये जिरंड और उसका ऑब्जेक्ट का पेयर हो गया, ठीक है। फिर ये जो विच है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स को, किससे रिलेट कर रहा है, वर्ब से, और क्योंकि ये जो डेटा होता है, डेटा में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो डेटा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए ना। तो द स्टैटिस्टिक्स विच वर गेदर्ड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर गेदर्ड किए गए थे, वो जो स्टैटिस्टिक्स थे, वो जो डेटा थे, ठीक है, आर नाउ आउटडेटेड, वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। तो इसमें भी गड़बड़ है, यहां पर वर आना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, चौथे में सारे के सारे कमबख्त कहीं के गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है। यहां पर पहला चीज देखो, पहली चीज में पहला रूल, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, यही होता है ना जी। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यानी इस चीज के बावजूद, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद, द कंक्लूजन ही अराइव्ड, कंक्लूजन ही अराइव्ड, यू अराइव्ड एट अ कंक्लूजन, तुम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन के बाद एट आएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो प्रीपोजिशन है ना, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है, कंक्लूजन ही होता है, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, द कंक्लूजन ही अराइव्ड एट लैक्ड कोहेरेंस एंड फेल्ड टू एड्रेस द प्रीमाइस। सिंपल सी बात है, इसमें गड़बड़ है। चलो आगे चलते हैं। स्कार्सली नेगेटिव एडवर्ब है, शुरुआत में आया। स्कार्सली के बाद हमेशा सबसे पहले क्या देखोगे, व्हेन। हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आता है, व्हेन आता है, ठीक है। तो ये तो परफेक्टली फाइन। जैसे नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में आया, सबसे पहली चीज इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन हो रखा है, क्या हो रखा है ना, हेल्पिंग वर्ब आगे आई है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट पीछे आया है, परफेक्टली फाइन। हेड प्लस V3, तो स्कार्सली हेड द रेबल्स लेड डाउन आर्म्स, मुश्किल से उन रेबल्स ने हथियार गिराए ही थे कि फ्रेश स्क्रिमिशेस, स्क्रिमिशेस यानी वापस से लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, मारकाट होना। तो फ्रेश स्क्रिमिशेज एरप्टेड नियर द नॉर्दर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर के वहां पर वापस से स्क्रिमिशेज यानी झगड़े शुरू हो गए थे। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। स्कार्सली हेड द रेबल्स लेड डाउन आर्म्स व्हेन, हार्डली स्कार्सली व्हेन फ्रेश स्क्रिमिशेज, कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं, हमें तो राइट आंसर मिल गया, एरर फ्री सेंटेंस। फिर भी आगे वाले समझ लेते हैं। देखो, whosoever they appoint for the post must के बाद V1 आनी चाहिए, V5 नहीं, सिंगुलर वर्ब थोड़ी आनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट्स नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ होगा डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। और एक और रूल देखो, बोथ और एंड, इनका भी पेयर होता है। बोथ रमेश एंड मयंक आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें भी गड़बड़ है, यहां पर मस्ट के बाद मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा डेमोन्स्ट्रेट होगा, ना कि डेमोन्स्ट्रेट्स, समझ गया ना। तो गड़बड़ यहां पर थी। नंबर डी देखो, नॉट अनटिल। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अनटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, क्यों, क्योंकि उनमें नॉट पहले से शामिल होता है, ठीक है। अनलेस का मतलब यदि नहीं, और अनटिल का मतलब जब तक नहीं, ठीक है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तो मैं भी वो नहीं करूंगा, वैसा। तो अनटिल और अनलेस के बाद नोट नहीं आता, लेकिन अनटिल और अनलेस के पहले नोट आ सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड।
ये एक नया रूल है, ठीक है, इसको समझ लेना। तो नॉट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन, और क्योंकि नॉट शुरुआत में आया है नेगेटिव एडवर्ब, तो इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो नॉट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, है ना, वी न्यू नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा डिड वी नो। हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, फिर डिड के बाद क्या आती है? V1 आती है ना। ये तो ये जो न्यू थी ना सेकंड फॉर्म को मैंने तोड़ दिया डिड प्लस V1 में। क्यों तोड़ना पड़ा मुझे ऐसे? मुझे इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, क्योंकि नॉट शुरुआत में आया है जो कि इन्वर्जन लेता है, और इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी ही नहीं तो मुझे हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ी। न्यू को मैंने डिड प्लस नो लिखा और फिर मैंने ऐसे हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे लगा के इन्वर्जन को फॉलो करवाया, तब जाके ये सही हुआ। यानी इसमें भी गड़बड़ थी, इन्वर्जन फॉलो नहीं हुआ था, बाकी सब तो चीजें ठीक है। ठीक है, तो आपका ये वाला शायद खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। देखो यार तुम्हें थैंक्स बोल रहा है कोई, ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। और इस बार मैं पहले से ही क्लास की जो स्लाइड्स हैं उनको मतलब डार्क ही बनाऊंगा। इस बार मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, मैंने रंगीन स्लाइड्स बनाई थी, कितनी सुंदर स्लाइड्स थी वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं उनको ले लेता तो अच्छा शो नहीं हो रहा था, ठीक है, प्रोग्राम अच्छा मजा नहीं आता। तो इसलिए मुझे वापस से स्लाइड्स रिन्यू करनी पड़ी, है ना। मैं यहाँ पर आया रिकॉर्डिंग के लिए, फिर सर ने बोला कि यहाँ पर ये अच्छा मतलब वो जो स्लाइड है उनके साथ अच्छी नहीं होगी रिकॉर्डिंग, आपको इनको डार्क बैकग्राउंड के साथ बनाना होगा। तो फिर मैं वापस गया, फिर मैं स्लाइड्स को बना के वापस 1 घंटे बाद वापस लेके आया, फिर जाके मैंने ये क्लास ली है, ठीक है। आई होप ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद।